हाँ जी, ध्यान दो ज़रा अभी। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और लास्ट में कुछ फॉर्मूले भी बताए थे और उन फॉर्मूलों पर अपने आधारित कुछ प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि जब तक आपको याद नहीं होते कम्प्लीटली अच्छे तरीके से तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रश्न लिखाऊं फिर मैं कहूँ उत्तर बताओ, फिर आप पीछे से फॉर्मूला लिखोगे, फिर खुद देखोगे करूँ कि ना करूँ, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना। एक दो दिन याद कर लो, कल तक सबको याद हो जाएगा तो कल से अपने उन फॉर्मूलों पर सवाल कराएंगे। ठीक है, ढंग से याद करो, अच्छी तरीके से सबको याद होना चाहिए, कोई भी हो चाहे, और उसके बाद में तो इन पर क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जो है अपने लास्ट में अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे थे ना, अभाज्य संख्या तक पहुंच चुके थे, अब भाज्य संख्याएं पढ़नी बाकी है। तो हेडिंग लगा लो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। भाज्य भी बोलते हैं इनको, संयुक्त भी बोलते हैं। लिखना इसमें जो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, लिखना अथवा करके जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो मैंने आपको जो भाज्य संख्या या संयुक्त असंयुक्त संख्या बताई थी या रूढ़ संख्या बताई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि जो भाज्य अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, बताया था। तो भाज्य संख्याओं के दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। दो कौन कौन से होते थे उसमें? एक तो एक और एक स्वयं संख्या, दो ही गुणनखंड होते थे, एक तो एक और एक स्वयं संख्या। उनके अलावा अगर किसी गुणनखंड होते हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड है वो भाज्य कहलाती है। और एक ये भी दिखा दिया कि जो अभाज्य नहीं है वो भी भाज्य होती है, नॉर्मल सी बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2 थी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी, क्योंकि हमें पता है एक जो है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। उसके बाद 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और सबसे छोटी भाज्य जो आएगी वो 4 होगी। 4 से भाज्य संख्या शुरू होती है, तो लिख लो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अच्छा मुझे बताओ ज़रा, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं थी? 25 थी। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं थी। इसका मतलब हुआ बाकी 75 जो बच्चे की भाज्य होगी। पर हमें यह भी पता है एक शामिल नहीं करना, ना तो एक भाज्य में शामिल होता है ना ही एक अभाज्य में शामिल होता है। तो एक भी निकाल दो तो कितनी बच गई? 74 बच गई। तो लिख लो 1 से 100 तक हाँ जी क्या चीज़?
कौन? 9 और 27। किसने कहा अभाज्य में आती है? नहीं आती। 9 भाज्य है, 9 भाज्य होती है। 9 के गुणनखंड 9 भी है, 1 भी है, इसके अलावा 3 भी 9 का गुणनखंड है। तो जिसके 2 से ज्यादा हैं कौन? 9 भाज्य है तो बिल्कुल। उसमें 2 का भाग जाता ही नहीं। अरे 2 का नहीं होता, 2 का भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम होती है, जिसमें 2 का नहीं जाता वो विषम होती है। वो अलग था, ये भाज्य अभाज्य अलग है। थोड़ा समझो डिटेल में, है ना। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम है। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और स्वयं, वो अभाज्य है। और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है वो सारी की सारी भाज्य है। बात क्लियर है क्या? चलो, तो इसमें चाहे 9 हो चाहे 27 हो, वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। चलो आगे लिखना सह अभाज्य संख्याएं। ये इतना समझ में आ गया सबको? इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सुनना जरा। ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग ना जाए तथा इन दोनों में कोई भी समान संख्या का भी भाग ना जाए, कोई भी समान संख्या का भी भाग ना जाए। जैसे मैं अगर बात करूं 9 और 16 की, 9 और 16 की मैं बात करूं तो 9 और 16 में एक दूसरे का भाग नहीं जाता। मतलब ना तो 9 में 16 का जाता, ना 16 में 9 का भाग जाता। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों संख्याओं में कोई भी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब जो 16 है उसमें तो 2 का ही भाग जाता है, 4 का जाता है, 8 का भी जाता है। पर क्या 2, 4, 8 का 9 में जाता है क्या? नहीं जाता। 9 में केवल 3 का जाता है और 3 का भाग 16 में नहीं जाता। बात क्लियर है? दोनों में खुद का भाग नहीं जाता और ऐसी कोई समान संख्या नहीं है जिनमें इन दोनों में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कहलाती है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। लिखना ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता तथा दोनों संख्याओं में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता, नहीं जाता। तो ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बात क्लियर है क्या? एग्जाम्पल अगर लिखें तो आप लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल लिखो तो 3 और 7 लिख सकते हो। ना तो 3 में 7 का भाग जाता और ना ही 7 में 3 का भाग जाता और ना ही दोनों में कोई ऐसी कॉमन संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। ठीक है। फिर अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं 10 और 21 का, 10 और 21 का। एक एग्जाम्पल मैंने भी बताया था 9 और 16 का, 9 और 16 का, 10, 21, 9, 16। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। इनके गुणनखंड करके आप चेक करोगे तो इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। इसके गुणनखंड चेक करें तो 2 × 5 इसके गुणनखंड होते हैं, 10 के 2 × 5। और इसकी अगर बात करें तो 3 × 7 होते हैं। दोनों में कोई समान गुणनखंड है ही नहीं, तो समान संख्या का भाग नहीं जाएगा। और ना ही 10 में 21 का जाता, ना 21 में 10 का जाता। तो ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। नोट लगा के लिखना,
नोट लगा के लिखना, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सदैव सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन सह अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। कहीं पीछे रह गई क्या? रिपीट करूं? बता देता हूँ। मैंने बोला कि दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती है, फिर बोला कि लेकिन सह अभाज्य संख्याएं होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझे क्या? इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याएं जो होगी, कोई भी दो अभाज्य संख्या उठा लो, वो हमेशा सह अभाज्य होगी एक दूसरे की। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में अगर अपने लें 19 को लें और 17 को लें, तो दोनों एक दूसरे की सह अभाज्य, क्योंकि ना तो 19 में 17 का भाग जाता, ना 17 में 19 का, और ना ही दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड है। कोई भी कॉमन संख्या ऐसी नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो प्रत्येक अभाज्य संख्याएं हमेशा एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन सह अभाज्य संख्या होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अभाज्य भी होगी। सह अभाज्य होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो दोनों अभाज्य भी होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, ये दोनों आपस में तो सह अभाज्य है, पर दोनों अभाज्य नहीं है। ना ही तो 9 अभाज्य, ना ही 16 अभाज्य है। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना, दो सह अभाज्य संख्याओं का, हाँ इसी में नोट में लिखना है, पॉइंट लगा के चलो, लिखते चलो। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 एवं उनका LCM सदैव उनका गुणनफल होता है। तो कुछ क्लियर हुआ कि दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होगा, और उनका कभी भी एलसीएम निकालना हो तो दोनों का हमेशा गुणा ही करना पड़ेगा। उनका एलसीएम ऐसा नहीं है कि बिना गुणा के प्राप्त हो जाए, क्योंकि उनमें कोई कॉमन गुणनखंड है ही नहीं। तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे, जैसे 9 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, दोनों गुणा करना पड़ेगा। HCF सदैव इनका एक ही होता है। HCF का मतलब होता है कि दोनों में कौन सा कॉमन गुणनखंड है, वो HCF कहलाता है। तो कॉमन दोनों में कोई है ही नहीं एक के अलावा, तो वो हमेशा जो है HCF होता है। बात क्लियर है? आगे लिखना एक पॉइंट और, दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती है। सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती है। सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्याएं आप उठा लो, कोई भी आपको जो मन करे, 51 52 उठा लो, चाहे 52 53 उठा लो, कोई भी दो लगातार उठाओगे तो इनमें ना ही तो कोई कॉमन गुणनखंड मिलेगा आपको, और ना ही दोनों में एक दूसरे का भाग जाएगा। तो ये दोनों हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती है, लगातार दो संख्याएं जो होती है। बात क्लियर है? चलो आगे हेडिंग लगाओ, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर।
क्या हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। वह इस संख्या क्या मतलब है? वह संख्या जिसके, सीधा ना, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग स्वयं संख्या ही हो, स्वयं संख्या ही हो। अच्छा, इसमें एक बात ब्रैकेट में ये भी लिख लेना कि संख्या को छोड़कर, एक बात ब्रैकेट में ये भी लिख लेना कि संख्या को छोड़कर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो ज़रा। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे मैं बात करूँ 15 की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 15 की, तो 15 मैं चेक कर रहा हूँ क्या संपूर्ण संख्या है। तो मेरा नियम ये कहता है कि इसके जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग जो है, केवल खुद को छोड़कर बाकी जो गुणनखंड है उनका योग हमेशा वो संख्या ही आ जानी चाहिए, तो संपूर्ण नंबर कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा ये। तो 15 के गुणनखंड करें तो 15 3 × 5 होता है, 15 3 × 5 से प्राप्त होता है। इसका मतलब एक गुणनखंड इसका 3 है, एक 5 है, इसके अलावा भी तो एक का भी तो भाग जाता है 15 में, 1 है, 3 है, 5 है और 15 भी है। इसके कितने गुणनखंड होते हैं? 4 गुणनखंड होते हैं। 15 के 4 गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है जिन जिन संख्याओं का इसमें भाग जाता है। तो 1 3 5 15 ये इसके गुणनखंड है। पर स्वयं को छोड़ देना है, यानी 15 का अगर चेक करें तो 15 को छोड़ दो, स्वयं को छोड़ करके, तो बाकी कितने बचे? 3 गुणनखंड। इनका योग करके चेक करो क्या 15 आ जाता है? 5 और 3 8 और 1 9, योग नहीं है। इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं है। बात क्लियर है? चलो ये नोट करो, फिर एक प्रश्न लिखना। प्रश्न लिखो, निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या है? कौन सी संपूर्ण संख्या है? आपके ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चेक करो जरा, इनके गुणनखंड चेक करो कि इनमें किस किस संख्या का भाग जाता है, और वो गुणनखंडों का योग करके चेक करो क्या वो संख्या स्वयं आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो वो एक संपूर्ण संख्या है, वरना नहीं है। सी है क्या? ठीक है, मतलब आपका कहना 20 नंबर है ना, 20 जो है एक संपूर्ण संख्या है। और बाकी कुछ कहना चाहेंगे? डी भी है क्या? डी है या डी भी है? हाँ, दोनों बातों में अंतर होता है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि सी और डी दोनों है ना। चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं अपने। हाँ ध्यान दो ज़रा। सबसे पहले 10 का चेक करते हैं। 10 के गुणनखंड 1 होता है, उसके बाद में 2 का भी भाग जाता है। क्या 3 का जाता है? नहीं जाता। 5 का जाएगा उसके बाद में, ठीक है, और फिर बाद में 10 का जाएगा। 10 को तो लेना नहीं है, संख्या स्वयं को तो लेना नहीं है, तो बाकी जो गुणनखंड बच गए 5 2 7 और 1 8, क्या 10 आया?
नहीं आया, 8 मिला, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, संपूर्ण नंबर नहीं है। इसमें तो अभी अपने चेक किया ही है, 15 में तो वैसे भी नहीं होगा। 20 की बात करते हैं, 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का नहीं जाता, फिर 10 का जाएगा, उसके बाद में डायरेक्टली 20 का जाएगा। लेकिन 20 को तो लेना नहीं है क्योंकि खुद एक संख्या आ गई और खुद संख्या को लेना नहीं है। बाकी जो बच्चे हैं उनको जोड़ो, 10, 5, 15 और 4 19, 2 21 और 1 22। हमें 20 से ज़्यादा मिल गया, मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 का भाग जाएगा, 2 का भी 6 में भाग जाता है, 3 का भी जाता है, फिर 6 का जाता है, 4 5 का नहीं जाता। 6 को लेना नहीं है, इनको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6 जो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग 6 आ गया, मतलब ये एक संपूर्ण संख्या है। बात क्लियर है? कुछ डाउट है क्या? क्लियर कर देंगे बालिका, ऐसा कुछ है तो पूछ सकते हो ना, ये नहीं बता पाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं, इतना मुझे पूरा यकीन है इन पे। हाँ चलो आगे बढ़े, क्या नोट करना कर लीजिए, करना है क्या? बाकी एक प्रश्न और लिखो, जिन्होंने नोट कर लिया है वो एक प्रश्न लिखना। सेम क्वेश्चन है कि आपको बताना है संपूर्ण संख्या निम्न में से कौन सी है, और आपके ऑप्शन हैं लिखना 24, 32, 18 और 28। 24, 32, 18 और 28। अट्ठाईस है क्या? ठीक है, चलो ध्यान दो जरा, अभी ध्यान देना। इसके गुणनखंड बताओ, क्या 1 का भाग जाता है 24 में, क्या 2 का, क्या 3 का, क्या 4 का, क्या 5 का, 6 का, 7 का, 7 का जाता है? अच्छा हाँ, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और 23 और 24। ठीक है, ये लो। क्या योग 24 है क्या? नहीं है, ज़्यादा हो गया योग तो, है ना। 12 ये पड़े, 12 और 8 20 और 6 24 तो यहीं कंप्लीट, 26 तो यहीं कंप्लीट हो गए और आगे और पड़े हैं कुछ, तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया।
इसमें ध्यान देना किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, उसके बाद डायरेक्ट 16 का, फिर नहीं जाता फिर, है ना। क्या बात है, चलो ठीक है, 16 के बाद 32 के जाता है। तो इनका योग जो है 16 और 8 कितने हो गए, 22, 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31। इसका मतलब इसमें भी कम है। इनका योग करते हैं, 1 का भाग 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। फिर उसके बाद में डायरेक्टली जब दुगने से आगे चले जाओ तो उसके बाद ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सीधा 18 का। ये लो, 9 और 6 15, 15 और 3 18, तो यहीं कंप्लीट हो गए, बाकी और पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें 1 का भाग जाएगा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, हाँ सीधा 14 का ना, हाँ 14 का। आप मतलब ठीक समझदार हो चुकी हैं ना, ठीक है। चलो 28 तो काउंट करना नहीं है, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, ठीक है। नोट लगा के लिखना है क्या, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या बराबर करके लिख दो, लिख दो। कौन सी थी, 6, ठीक है। एक अंक वाली संपूर्ण संख्या 6, बराबर लगा के 6 लिख दो, एक ही होती है, ठीक है, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या। फिर नीचे लिखो 2 नंबर पॉइंट, 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या, 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या बराबर करके लिख दो। कौन सी थी, 28, ये एक ही होती है, ठीक है। आगे लिखो 3 अंक वाली संपूर्ण संख्या, ये भी लिख दो, 3 अंक वाली संपूर्ण संख्या क्या होती है, 496, 496, ठीक है। तबीयत सही हो तब जोड़ लेना इनके गुणनखंडों को। उसके बाद में अगला लिखना 4 अंक वाली संपूर्ण संख्या, 496 था, लिख लिया क्या, ठीक है, हाँ। 4 अंक वाली संपूर्ण संख्या और लिख दो 8128, 8128, ढंग से लिखना ना, हाँ वाइब्रेशन हो रहा है, कहीं गलत लिख लो, 8128। ये घबरा गए थे, कैसे लिखे, चलो लिख लिया, ठीक है। 4 तक याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा तो 4 तक पूछे तो कम से कम डायरेक्ट बता पाएँ, वरना इससे भी अगर बड़ा प्रश्न आ जाता तो फिर अपने पास कोई उपाय बचता नहीं। हालांकि इस तरह का प्रश्न जो है नॉर्मली 4 तक के संख्याओं के पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा की कम संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इनमें फिर ज़्यादा अगर बड़ी संख्या आगे तो गुणनखंड निकालने में भी टाइम लगेगा, ये बात होती है। इसलिए तो 3 4 तक सीधा डायरेक्ट याद रहे, इतना ही पूछा जाता है, और डायरेक्ट उत्तर दे देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और समय बच जाएगा, ठीक है। चलो ये संख्याएं कंप्लीट हुई, जो आपको एक और लिखाई थी। दूसरी ओर मैंने लिखाया था जब प्रारंभ किया था चैप्टर, उसमें मैंने दूसरी ओर ये लिखाया था कि दशमलव संख्याएं, एक अंक दूसरी एक तरफ तो लिखाया था पूर्णांक, पूर्णांक सारे कंप्लीट किए, दूसरी ओर लिखाया था दशमलव संख्याएं, वो पढ़ते हैं। दशमलव संख्या मैंने 2 टाइप बताए थे, याद है क्या कुछ, क्या क्या लिखवाया था, शांत दशमलव संख्याएं लिखाया था, और दूसरा मैंने लिखाया था अशांत दशमलव संख्याएं।
शांत गलत है क्या? क्या बात है, सच में गलत है क्या? हिंदी किस का विषय रहा हुआ है बीए के अंदर या 12वीं के अंदर? हिंदी साहित्य किसी ने पढ़ा है क्या? हैं, आपने पढ़ा है? शांत गलत है या सही है? गलत लग रहा है क्या? हाँ देखना, आप चेक करना जाके एक बार, शांत गलत है कि सही है। मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और ये वहाँ पर चेक नहीं करना है कि हिंदी की किताब लेके बैठो वहाँ पर शांति लिखा मिले है ना, वो शांत हो ना, ये बात नहीं है। मैथ की कहीं बुक मिले तो उसमें चेक करना। हाँ सही है क्या? हाँ मैथ में चेक करना, ठीक है। मैथ में शांति होता है, वो शांत का मतलब वो अलग होता है, वो मतलब शांति एक प्रकार से वो अलग चीज़ होती है। ये बात ठीक है, मेरे को लग रहा है ठीक है, व्यवस्था है। हाँ हाँ, आप हमारे साथ ही रहोगे, जाओगे कहाँ? हाँ चलो, शांत दशमलव का मतलब होता है कि जो पॉइंट के कुछ बिंदुओं के बाद, दशमलव के कुछ आगे चलने के बाद संख्या रुक जाए, वो शांत दशमलव होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में 0.25 होता है, तो इसका मतलब ये रुकी हुई है, एक व्यवस्था रुकी हुई है, 0.25 के बाद आगे नहीं बढ़ रही। क्या होता है 0.25? 1/4 होता है, यानी 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आएगा, ये रुकी हुई व्यवस्था है। अशांत में मैंने बताया था आपको 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? कुछ याद आया क्या बचपन? हाँ, अशांत आवर्ती दशमलव, हाँ अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, और एक बताया था अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जिनमें आवर्ती ना हो। अशांत अनावर्ती, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसे जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न बनेंगे आपको, या तो बोलेंगे कि दशमलव संख्याएं हैं उनको भिन्न में बदल दो, या बोलेंगे बताओ परमेय है कि अपर्मेय है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखना, शांत दशमलव संख्याएं सारी की सारी संख्याएं हमेशा परमेय होती है। क्या होती है? परमेय होती है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं आगे अपने डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक बार लिख लो कि परमेय होती है। परमेय का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q एक पूर्णांक होते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q को मान 0 नहीं होता कभी भी। अशांत आवर्ती दशमलव जो है हमेशा परमेय होती है, लेकिन ये जो अनावर्ती दशमलव है ये हमेशा अपरमेय होती है, अपरमेय होती है। जैसे मैंने लिखा 0.3333 और इस तरह ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है। हालांकि इसमें अगर मैं 3 के ऊपर बार लगाऊं तो भी उचित व्यवस्था है, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 0.333 चल रहा है, इसका मतलब हुआ कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती हो रही है, अशांत है, रुका हुआ नहीं है। बार बार 3 की आवर्ती हो रही है, बार बार 3 आए जा रहा है, रुका नहीं है, अनंत तक ये चलता ही रहेगा पैटर्न। तो ऐसी संख्या हमेशा परमेय संख्या कहलाती है। बार लिखने का एक और तरीका भी होता है, बार लिखने का एक ही बार ये भी तरीका आया कि जैसे अपने पास 2 4 8 लिखा हुआ है तो पेपर में इनके ऊपर डॉट लगा हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है जो इसका मतलब होता है, यानी 2 4 8 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 0.248, फिर 2 4 8, फिर 2 4 8, इस तरह संख्या अनंत तक चलती रहती है ये संख्याएं। तो इनको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। फिर बात करें शांत की, सॉरी अशांत अनावर्ती की। अनावर्ती में कोई भी आवर्ती नहीं होती, ये बार बार रिपीट नहीं होती, इनमें अनावश्यक रूप से कोई भी संख्याएं आती रहती है। कोई भी का मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा 1.2346725 और ये इस तरह आगे आगे चलती रहती है, रुकी नहीं है, कोई भी पैटर्न भी नहीं बन रहा, कोई भी एक संख्या विशेष बार बार भी नहीं आ रही, लेकिन चल रही है लगातार, कभी कुछ आए जा रहा है, कभी कुछ आए जा रहा है। जैसे √2 की मैं बात करूं, √2 की अगर मैं बात करूं तो ये भी कुछ इसी तरह से होती है। √2 का प्रसार अगर अपने देखें तो मास्टर ने बचपन में रटाया होगा कि 1.414 लिख लेना बेटा, बताया था क्या?
लेकिन ये आगे चलता भी रहता है और इसमें बार बार रिपीटेशन नहीं होती। इसलिए मास्टर ने कभी सिद्ध भी करवाया होगा कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध किया था कि नहीं किया था? किया होगा ना, अगर 10वीं सामान्य तरीके से की है तो। हाँ, अगर कोरोना काल में पास किया तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब √2 1.4 1.4 इस तरह से आगे चलता रहता है ये। और √3 में भी होता है यही, √5 में ये होता है। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें जो प्रसार है वो अनियमित रूप से आगे चलता रहता है। इनका कोई भी बारंबारता या दोहराव नहीं होता। बात क्लियर है क्या? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखो। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अब मैंने बताया था कि कोई भी पूर्णांक अंक होगा तो उसे मैं परिमेय में लिख सकते हैं। परिमेय का मतलब होता है कि P/Q के रूप में लिखना। जैसे मेरे पास 5 है, एक पूरा पूरा अंक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक जो दशमलव में ना हो, पूर्णांक है। इसके बटे में अगर मैं 1 लगा दूं तो भी ये है तो 5 ही। 5 में अगर 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में बदल चुकी है, P/Q के रूप में ये आ चुकी है। बात क्लियर है क्या? कोई भी संख्या हो, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, 6 हो, 1000 हो, 2000 हो, वो हमेशा एक पूर्णांक जो है हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। अगला पॉइंट लिखना, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अशांत आवर्ती दशमलव होता है। रिपीट करूँ क्या? हाँ, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव होता है। शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव होता है। तो मैं लिखा भी चुका हूँ ये बात तो कि परिमेय संख्याएं होगी उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये 2 बार मैंने लिखा। ये आगे लिखना पॉइंट है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। लिख लिया? तो अपरिमेय संख्याओं का हमेशा प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती प्रसार। बात क्लियर है? चलो आगे हेडिंग लगाओ कि शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना, या ऐसे बोल सकते हैं भिन्न के रूप में बदलना, परिमेय संख्याओं में बदलना। शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। ध्यान दो जरा, शांत दशमलव संख्याएं हैं, रुकी हुई है, आगे तक नहीं बढ़ रही है, इनको जो है हमें परिमेय संख्याओं में बदलना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कितने डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा है, पीछे से कितने डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा है। तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 2 0 लगा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। 2 डिजिट छोड़ के 0 लगा है तो पॉइंट हटा देंगे और बटे में 2 0 लगा देंगे। अब इसको काट देंगे, 5 से कटेगा 5 5 25 और 20 50 100, वरना डायरेक्ट कट रहा है, 25 से 4 बार भी कट रहा है, 25 से डायरेक्ट कट रहा है 4 बार भी, तो 1/4 आ जाएगा। बात क्लियर है?
उसके बाद में यहाँ पर करेंगे तो इसका भी पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 1 5 बटे में कितने डिजिट छोड़ करके पॉइंट है 3, तो 3 0 लग जाएंगे बटे में। फिर 5 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 5 ये 15, फिर 20 यानी 200 बार जाएगा तो 43 बटे 20 आ जाएगा, 43 बटे 200 आ जाएगा। एक प्रश्न आप करके बता दो। 1.125 को परिमेय संख्या में बदल के बताओ कितना आएगा। वेरी गुड। सही है, ठीक है। अनुमानित नहीं है क्या? ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, क्या हुआ, पॉइंट हटाएंगे और कितने डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा था 3, तो 3 0 लगा देंगे। 125 का डायरेक्ट भाग भी जा रहा है, वरना 25 का भी दे सकते हो। 125 8 1000 और 125 निमा 1125, 9 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, 25 का भाग दोगे तो भी आ जाएगा। 25 का दोगे तो ऊपर 45 और नीचे 40 आएगा। ठीक है, आगे लिखना, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। हेडिंग लगानी है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1 लिखो, क्या क्या करना है। अब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय में बदलने के लिए क्या क्या स्टेप बनाने हैं वो मैं सारे लिखवा देता हूँ। उसके बाद में आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि क्या क्या करना है। लिखवा इसलिए रहे हैं क्या, ताकि 2-3 महीने बाद अगर रिवीजन करने का फिर से मौका मिले तो भूलो ना कम से कम। प्रथम चरण, इसमें लिखो, सबसे पहले संख्या के ऊपर लगे बार को, सबसे पहले संख्या के ऊपर लगे बार को व दशमलव को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, हाँ, एज हिंदी में बताऊँ, वापस बताऊँ, ये कह रहे हो क्या? हाँ कोई बात नहीं, सुन लेना। मैंने कहा कि सबसे पहले संख्या पर लगे बार को वह दशमलव को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देंगे। मतलब जैसी है वैसे लिख देना है, जैसी संख्या है उसमें से दशमलव हटा दो और बार हटा दो, वैसे के वैसे लिख दो। अगला स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में लिखना, जिन अंकों पर बार नहीं है, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या से घटा देना है। घटा देना है। स्टेप नंबर 3 लिखो, जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है डिवाइड में उतने ही
9 लिखनी है। डिवाइड का मतलब भाग में, डिवाइड में उतने ही 9 लिखने हैं। और दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिख देने हैं, उतने ही 0 लिख देना है। चलो भाई ध्यान दो ज़रा। अभी मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ जिसको हम जो है भिन्न के रूप में बदलेंगे, पर मैं संख्या के रूप में बदलेंगे। 0.57 का बार मैंने लिखा है। मैंने 3 नियम बताए हैं, तीनों नियम में साथ साथ बताते हुए जो है इसको बदलेंगे। मैंने सबसे पहले कहा कि संख्या के ऊपर जितने भी बार है उसमें जो दशमलव लगा है वो सब कुछ हटा करके संख्या को एज इट इज लिख दो। ये लो मैंने संख्या को एज इट इज लिख दिया। 57 है, 57 लिख दिया मैंने, बार और दशमलव हटा दिए। बात क्लियर है? चलो उसके बाद मैंने ये कहा कि स्टेप 2 में आपको ये करना है कि जितने अंकों पर बार नहीं है उनको इस संख्या में से घटा देना है। तो किस पर बार नहीं है? 5 पर बार नहीं है तो 5 को घटा दो। मैंने घटा दिया। बात क्लियर है? फिर मैंने कहा भाग में एक काम करना है। भाग में क्या करना है कि जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखना है। कितने अंकों पर बार है? 1 अंक पर बार है तो 1 9 लिख दो। बात क्लियर है? 1 अंक पर बार था तो 1 9 लिख दिया। अगर 2 अंकों पर बार होता तो 2 9 लिख देता। 3 पर बार होता तो 3 9 लिख देता। उसके बाद में ये करना है कि दशमलव के दाईं ओर जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिख देने हैं। दशमलव के दाईं ओर 1 अंक पर बार नहीं है तो इतने 0 लगा दो इसके साथ में। ये लो 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0 लगा दिया। बात क्लियर है क्या? अगर 2 अंक पर बार नहीं होते तो 2 0 लगा देता। अब इसको हल कर लेते हैं। 57 - 5 करेंगे तो 52/90 2 से कट जाएगा। 26 दूआ 52, 45 दूआ 90, 26/45 उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? अभी नोट करो, फिर एक प्रश्न और करेंगे। क्या हुआ? अच्छा, हाँ 1 मिनट रुको, ये नोट कर लें। नहीं आपका भाव तो ये नहीं था, कुछ और कहना चाह रहे थे। अच्छा, हाँ लिखो 0.2473 का बार, ये लिख लो 0.2473 का बार लगाना है 7 और 3 का। ओके 73 का बार लगाना है। ट्राई करो ज़रा, फिर हम बता देंगे। ट्राई करो फिर हम बता देंगे। तीनों नियम लागू करते हुए चेक करो कितना आएगा। छः 613/4500। छः 613 आपने कैसे लिखा? किससे काटा इसको? किससे काटा? चलो ध्यान दो ज़रा अभी, है ना, ध्यान देना एक बार बोर्ड की ओर। जिनको क्लियर नहीं हुआ अभी केवल बोर्ड की ओर ध्यान दो, ज़्यादा तनाव नहीं लेना। सबसे पहले मैंने कहा जितने भी पॉइंट और बार है हटा करके एज इट इज संख्या लिख दो। मैंने लिख दिया 2 4 7 3 एज इट इज जो संख्या थी वो लिख दी। ठीक है 7 और 3 दोनों पर बार दिया है। ठीक है मैंने बाद में कहा भी था कि 73 पर बार है। बोला था कि नहीं बोला था? आप क्लास में विद्यमान नहीं थी, भटकती हुई आत्मा ही है ना, इनको ज़रा कंट्रोल में करो और एक बार यहाँ पर लेके आओ ना बोर्ड की ओर। देखो ज़रा, हाँ
बाद में मैंने ये कहा कि जितने भी अंकों पर बार नहीं है उनको इस संख्या में से माइनस करना है। तो 24 पर बार नहीं है तो 24 माइनस कर देंगे। फिर मैंने कहा था कि जितने अंकों पर बार है उतने डिजिट बट्टे में 9 लिख देने हैं। तो 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिख दूंगा और साथ में 0 लगाने हैं। उतने 0 लगाने हैं जितने दाईं ओर अंकों पर बार नहीं है। तो 2 अंकों पर दाईं ओर बार नहीं है तो 2 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। कितना आएगा? 2449 बट्टे में 9900। ठीक है, कुछ जमा कि नहीं जमा? ठीक है। नोट कर लिया? आगे लिखना, आगे लिखो। 0. कुछ याद आया? उनको आ चुका है ना, अपने बचपना भूल चुके हैं ना। हाँ, उन बातों को याद करो जो मास्टर तुम्हें बताया करता था 5 मिनट पहले ही कि इन बिंदुओं को भी बार कहते हैं। कुछ बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, इसलिए कहता हूँ ध्यान यहीं पे रखा करो। ठीक है, इन बिंदुओं को भी बार कहते हैं। इसका मतलब ये बार ही है। बात क्लियर है क्या? हाँ, नोट करके लिख लेना चाहिए, बार ही है। हल कर दो जल्दी से, वेट मत करो। कितना आएगा? 0 है यार, कैसी बातें कर रहे हो? 0 को क्या होगा? ये तो कालिया से पूछो, तेरा क्या होगा कालिया ना? चलो होगा क्या? 0 को क्या करना है भाई? कहना क्या चाहते हो तुम लोग? ये बोल रहे हैं आप कैसे आए किसको और 9 के बट्टे में आएगा नहीं, ये बोल रहे हैं। चलो ध्यान दो, सब कुछ आएगा। हाँ, ये बार है, इसका मतलब बार है। ठीक है। हाँ, मैंने कहा था कि पहले बार हटाओ, पॉइंट हटाओ, जैसे संख्या एज इट इज लिख दो। मैंने लिख दिया, 187 लिख दूँ क्या? ठीक है। फिर मैंने कहा जितने अंकों पर बार नहीं है उतने माइनस कर दो। तो बार किस पर नहीं है? 0 पर बार नहीं है तो 0 माइनस कर दो, ये लो। ठीक है, बाकी सब पर तो बार थी, 0 पर बार नहीं थी, 0 माइनस कर दिया। फिर मैंने कहा कि जितने अंकों पर बार है उतने बट्टे में 9 लिख दो, 9 लिख दिया। 3 अंकों पर बार थी तो 3 9 लिख दिया। साथ में 0 लगाने हैं और उतने 0 लगाने हैं जितने दाईं ओर अंकों पर बार ना हो। तो दाईं ओर एक ही ऐसा अंक नहीं है जिस पर बार ना हो, इसलिए 0 नहीं लगाएंगे। चलो आगे हल कर देते हैं। क्या 187 बटे 99 आ जाएगा? 999। अब क्या हुआ 0 का? 0 को क्या होगा? ठीक है, ये तीनों नियम ध्यान में रखना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक प्रश्न और लिखो फिर। बता दो। 1.271 पर बार है। हाँ, 71 पर। कुछ हुआ क्या? नो सर, या रुको सर। हुआ? बता दो अगर कुछ उत्तर आया तो कोई। 41 बटे 1100। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मास्टर ने बताया कि पॉइंट और बार हटाकर संख्या जैसे है एज इट इज लिख दो। लिख दिया था क्या? फिर ये बताया कि जितने अंकों पर बार नहीं है उतना माइनस कर दो। तो कितने अंकों पर बार नहीं है? किन किन अंकों पर बार नहीं है? हाँ,
ये निर्णय नहीं ले पाए होंगे, है ना। हाँ, 12 पे बार नहीं है तो 12 माइनस करना है। पॉइंट के बाद वाली माइनस की थी क्या, है ना। जितने अंकों पर बार नहीं है उन सबको माइनस करना, तो कर दिया। फिर जितने अंकों पर बार है उतने बटे में 9 लगाने हैं, लगाए थे। फिर दशमलव के दाईं ओर जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगा देने हैं। तो दशमलव के दाईं ओर एक ही अंक बचा है तो एक 0 लगा दो। एक ही अंक बचा है जिस पर बार नहीं है तो एक 0 लगा दो। कितना आ जाएगा, 1259 आ जाएगा। वो 41 कहाँ गया, मैंने क्या, हाँ क्या बात है। नहीं, आपका कितना था, अच्छा सही था कि, फिर ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं। आगे बढ़े, लिखना 5 पॉइंट बता दो। हाँ, 132 पर बार है, 0 पर नहीं है। अब इसके साथ साथ तुम्हारा सिंपलीफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। सिंपलीफिकेशन में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। वो हो गया क्या, कोई उत्तर आया है क्या, क्या? तीन 330 हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, ये भाग में ही है। चलो ध्यान दो जरा, अभी इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जितने अंकों पर पॉइंट और डिजिट है वो हटा दो सब कुछ। तो क्या बचेगा, 5 0 1 3 2, यही बचेगा। फिर जितने डिजिट पर बार नहीं है वो लिख दो। कितने पर नहीं है, 50 पर, 50 लिख दिया। उसके बाद में जितने डिजिट पर बार लगा उतने 9 लगा दो। और पॉइंट के दाईं ओर जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। ये किया था। कितना आया, 50,000। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 से काट लेना, बाकी ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आया है तो आपका उत्तर ठीक ही है। इस पर आते हैं अपने, ध्यान देना ज़रा। क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हल करना है, फिर उसके बाद में भाग देना है। तो हल करते वक्त हमें पता है कि सबसे पहले बार और पॉइंट हटाएंगे तो 53 लिखेंगे, और 53 में से फिर 5 माइनस करेंगे। 53 माइनस 5 करेंगे तो 48 आएगा। बट्टे में फिर 9 लगाएंगे, और 9 लगाएंगे, कितना, 1 9 लगाएंगे क्योंकि एक डिजिट पर बार लगा हुआ है। और पॉइंट के जितने डिजिट पर बार नहीं लगाए उतने 0 लगा देंगे, तो ये आएगा। फिर भाग में क्या लिखा हुआ है, 17 लिखेंगे। 17 में से फिर माइनस करेंगे 1, तो कितना बचेगा, 16। फिर 1 9 लगाएंगे और 1 0 लगाएंगे। जब भाग में इस तरह से संख्याएं होती है तो इनको गुणा में बदलने पर उल्टी हो जाती है। क्या होती है,
उल्टी हो जाती है, मतलब 90/16 हो जाएगा और बीच में चिन्ह गुणा का हो जाएगा। बात क्लियर है? 90 से 90 कट जाएगा, 16 तिया, अरे 16 तिया 48, ठीक है। ये बार आपने पहले हटाया तो 0 को क्यों नहीं काउंट किया, 5 को क्यों किया, उसकी भी बात नहीं है। कहाँ पर? ये 53 वाले में, ये उस 5 में कहाँ है? हाँ 53 में से 5 घटाए। हाँ 0.5 भी घटा दूँ? नहीं घटा सकता हूँ मैं, क्या हो तो घटा सकता हूँ। 0.5 घटाऊंगा तो भी मेरा तो इतना ही आएगा, आपका लगाए तो बता देना, हम स्वीकार कर लेंगे। अब क्या करें, बहना है तो स्वीकार करना पड़ेगा, जो कहेगी ना। मास्टर को भी यहाँ पर मानना पड़ता है, कितना भी खतरनाक मास्टर हो ना, फैमिली में अगर कोई बंदा गया तो वो बात माननी पड़ती है। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, पानी वगैरह की व्यवस्था की है क्या? चलो, हो जाता है बिल्कुल। हमें है क्या? चलो एक प्रश्न लिखो, वो कल उत्तर देंगे आप मुझे। लिखना 2.47 की बार है प्लस 3.53 की बार है प्लस 0.05 की बार है प्लस, ऑप्शन दूँ क्या? मेरे हिसाब से दे लो ऑप्शन ना, ठीक रहेगा। हाँ तो लिखना, मैं जिस हिसाब से उत्तर चाहता हूँ उसी हिसाब से होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मेरा 6.06, और ध्यान रखना पेपर में आया हुआ है 5.05, 6.06, 5.05, ये लो, ठीक है। चलिए आज के लिए मैथ्स में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।